नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 6 की गणित अध्याय 5 प्रारंभिक आकारों को समझना बच्चों, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन बच्चों। तो इसके पहले थोड़ा सा पाठ के बारे में चर्चाएं एवं बातें कर लें बच्चों। देखिए, इसमें प्रारंभिक आकारों को समझना में आगे आप रेखाखंडों को मापना बच्चों। जैसे मान लीजिए रेखाखंडों को मापना, तो आपको स्केल की सहायता से बच्चों, जैसे पटरी की सहायता से हम रेखाखंडों को मापते हैं, तो देखेंगे आगे आपको स्केल की सहायता से बच्चों रेखाखंडों को मापना सिखवाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए ये आपका स्केल हो गया। क्या हो गया बच्चों? स्केल हो गया। ठीक है, इसमें देखिए आप यहाँ सेंटीमीटर वाली लाइन है बच्चों, ये सेंटीमीटर। ठीक है, 0 से 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, इस तरह से बच्चों दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब इनके बीच में आप छोटी छोटी लाइन देख रहे हैं, छोटी छोटी लाइन देख रहे हैं बच्चों। तो ये लाइन जो होती है वो मिलीमीटर की होती है बच्चों। किसकी होती हैं? मिलीमीटर की होती हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने बोला आपको कि 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए, तो देखिए आपको क्या करना है। प्रारंभिक में आप 0 पर एक पेन गड़ा दीजिए। देखिए हमने पेन गड़ा दिए बच्चों, बिल्कुल करेक्ट रूप से बनाना है। अब 5 ये लंबी लाइन दिखाई दे रही बच्चों, ये लंबी लाइन यहाँ पास आप जो है तो पेन गड़ा दीजिए, ये गड़ा दिए। बस आप जो है तो अब लाइन खींचिए। ये देखिए बच्चों, ये 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड हमारा तैयार हो चुका है। कितने सेंटीमीटर का बच्चों? 5 सेंटीमीटर का ये रेखाखंड तैयार हो गया है। यहाँ पास हम लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इसका नाम भी दे दीजिए बच्चों, ए और बी, ये दे दिए बच्चों। अब यदि मान लीजिए हमने आपको और बोला, जैसे मान लीजिए हमने बोला बच्चों इस बार 5.5 सेंटीमीटर, 5 दशमलव, तो आगे हम क्या करेंगे? 0 में टिक कर दिए बच्चों। 0 के बाद देखिए 5.5 बोला ना बच्चों, तो ये 5 हो गया। तो 5.5 का मतलब 5वीं लाइन, तो ये 5वीं लाइन ये बड़ी वाली लाइन कहलाती है बच्चों। ये 5वीं लाइन बड़ी होती है। ये देखिए हमने यहाँ पर टिक कर दिया। अब आप जो है तो लाइन खींच लीजिए बच्चों। ये देखिए खींच गई बच्चों, तो ये कहला जाएगी बच्चों 5.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, इस तरह से इसका नाम भी दे दीजिए बच्चों, CD हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने आपको बोल दिया बच्चों कि 3.9 सेंटीमीटर। कितना बच्चों? 3.9 बोल दिया हमने मान लीजिए, तो 3.9, तो आगे आपको तो 0 में टिक करना ही करना है बच्चों, इस तरह से। तो यहाँ आप 3.9 में टिक कर लीजिए बच्चों। देखिए ये यहाँ 10 लाइन होती हैं। कितनी लाइन होती है बच्चों? 10 लाइन। तो देखिए 10वीं लाइन जो होती है वो 4 की कहलाती है, 4 की कहलाएगी बच्चों। तो यहाँ पास एक लाइन पीछे, एक लाइन पीछे, ये कर दिए बच्चों। एक लाइन हमने पीछे कर दिया, इसको मिला दीजिए बच्चों। ये मिला दिए बच्चों। हमारी पेन, हम पेन गड़ा दिए थे तो हमारी पेन वहीं जाके रुकेगी बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखिए एफ, ये कितने सेंटीमीटर का खींचा गया बच्चों? 5.9 सेंटीमीटर का बच्चों ये रेखाखंड बन गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपको जो है तो स्केल की सहायता से आप जो है तो रेखाखंड बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी हमने आपको इतना बताया, अभी और आप बहुत सारा बना सकते हैं। आपको 7.3, 8.9, 2.3, 4.5, 6.7, 8.3, जिसका भी बनाना चाहें बच्चों तो आप बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने सीखा। अब चलते हैं बच्चों, आप जो है बच्चों किसकी सहायता से भी खींच सकते हैं? प्रकार की सहायता से बच्चों। ठीक है, प्रकार की सहायता से भी खींचा जा सकता है।
तो चलिए थोड़ा सा चलते हैं। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चन में बच्चों। तो आप देखेंगे प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन, पहला नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चों, रेखाखंडों की तुलना केवल देख कर करने से क्या हानि है। ये बताइए बच्चों, किसी रेखाखंड को आप देखेंगे तो क्या आप देख करके बता सकते हैं वो कितना माप कितना सेंटीमीटर का है? बिल्कुल नहीं बता पाएंगे बच्चों। क्या देखने से, किसी रेखाखंड को आपने देखा, क्या बता देंगे? हाँ बता पाएंगे जरूर, लेकिन निश्चित नहीं बता पाएंगे। जैसे मान लीजिए हमने बोला 4.9 सेंटीमीटर का हमने एक रेखाखंड खींच दिया, हमने तुमसे पूछा तो आप लगभग बता दोगे 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर बता पाओगे। करेक्ट में तो नहीं बता पाओगे ना कि 4.9 सेंटीमीटर ही है। बात समझ में आई? 4.9 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींचा तो क्या आप 4.9 बता पाओगे? नहीं बता पाओगे बच्चों। आप 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर लगभग अंदाज करके बता दोगे ऐसा, लेकिन 4.9 नहीं बोल पाओगे बच्चों। ठीक है, तो हम कहना चाहते हैं यहाँ पास कि कहता है कि रेखाखंड की तुलना केवल देखकर करने से क्या हानि है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि केवल देखकर तुलना करने से तुलना में त्रुटि हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों? त्रुटि हो सकती है। उसको नाप करके करने में ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि उसमें त्रुटि नहीं होगी। मुख्यतः बहुत कम अंतर वाले रेखाखंड की तुलना केवल देखकर नहीं की जा सकती बच्चों। बात समझ में आया? देख करके नहीं की जा सकती। तो इसी प्रकार से इसका जो है तो आपको आंसर लिख देना है। दूसरा, अभी हम पहला नंबर आंसर लिखवाते हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा है? क्यों अधिक अच्छा है? बच्चों आप भी किताब खोल करके बैठिए क्योंकि आपको क्वेश्चन पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पढ़ सकें आप लोग, क्योंकि यहाँ थोड़ा थोड़ा मुड़ा हुआ है तो आपको दिखाई नहीं दे पा रहा, ठीक ना। यहाँ क्यों लिखा हुआ बच्चों, तो क्यों अधिक अच्छा है। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर मतलब पटरी की अपेक्षा डिवाइडर मतलब जो सुइया होता है बच्चों, सुइया का प्रयोग करना अधिक अच्छा क्यों माना गया है, ऐसा कहता है। तो क्या होता है बच्चों, देखिए एक रूलर की तुलना में डिवाइडर का उपयोग करना बेहतर होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना। क्यों होता है? क्योंकि रूलर की मोटाई उनकी लंबाई से सही मापने में कठिनाइयों का कारण बन सकती है, जबकि डिवाइडर सटीक माप होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए हम यदि मान लीजिए किसी पटरी की सहायता से किसी चीज़ को मापते हैं तो उसकी मोटाई का प्रभाव उस पर पड़ जाता है, लेकिन आप किससे नापते हैं? मतलब सुइया से मापते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं डिवाइडर, तो उसको मोटाई उटाई का कोई बिल्कुल सटीक आंसर देता है, बिल्कुल सटीक आंसर। बात समझ में आया बच्चों? सटीक आंसर देगा। बात समझ में आ गया? इसका आंसर हम इस तरह से लिख देंगे। तो चलिए अब पहला नंबर क्वेश्चन और दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बच्चों। तो यहां हमने बच्चों पहला नंबर आंसर लिख दिया है, केवल देख कर तुलना करने से तुलना में त्रुटि हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? त्रुटि हो जाती है। मुक्ता बहुत कम अंतर वाले रेखाखंड की तुलना केवल देखकर नहीं की जा सकती बच्चों। तो इस प्रकार से आपको हिंदी लिख लेना है। दूसरे नंबर में हमसे बोला गया था कि एक रेखाखंड की लंबाई मापने के लिए रूलर की अपेक्षा डिवाइडर का प्रयोग करना क्यों अधिक अच्छा माना जाता है। तो क्या होता है बच्चों, देखिए एक रूलर की तुलना में डिवाइडर का उपयोग करना बेहतर होता है क्योंकि रूलर की मोटाई उसकी लंबाई को सही मापने में कठिनाइयों का कारण बन सकती है, जबकि डिवाइडर में सटीक माप होता है बच्चों। मतलब ऐसा नहीं है कि आप स्केल से रूलर से आप माप नहीं सकते, माप सकते हैं, उसी से तो मापा जाता है। ठीक है, डिवाइडर से बिल्कुल सटीक आंसर आता है बच्चों। कैसा आंसर आता है? सटीक आंसर आता है, इसलिए ज्यादा उपयुक्त माना गया है। देखेंगे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, कोई रेखाखंड ए बी खींचिए, ए और बी के बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए, ए बी बी सी और सी ए की लंबाई मापिए। क्या ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी है? ठीक है ना बच्चों। तो कहता है यदि किसी रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हो कि ए सी प्लस सी बी बराबर ए बी लिखा हुआ है बच्चों। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है? ए बी है, तो निश्चित रूप से बिंदु सी बिंदु ए बी के बीच स्थित होता है। कहता है, फिर से पढ़ लेते हैं, यदि किसी रेखा पर बिंदु ए बी सी इस प्रकार स्थित हो कि ए सी प्लस सी बी बराबर ए सी है, तो निश्चित रूप से बिंदु सी बिंदु ए और बी के बीच स्थित होगा। क्यों होगा? ऐसा थोड़ी बोला गया है।
कि बीच स्थित कोई बिंदु सी लीजिए। देखो बच्चों, बिंदु ये कहता है निश्चित रूप से बिंदु सी बी बीच बीच, समझ गए बच्चों। हाँ हाँ, यदि दो टुकड़ों का माप, दो टुकड़ों का माप बड़े टुकड़े के बराबर हो ना बच्चों, दो टुकड़ों का माप बड़े टुकड़े के बराबर हो, बड़े टुकड़े का मतलब पूरा भाग, दोनों का योग, दोनों का योग, दो टुकड़ों को जोड़ें, दो टुकड़ों को क्या करें, जोड़ें, तो एक बड़ा टुकड़ा मिलेगा तो उस बड़े टुकड़े के बराबर आएगा, आएगा बच्चों। तो इसलिए बिंदु सी बीच में स्थित होगा। बीच का मतलब कहीं पर भी हो सकता है, मध्य में ना समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमें तीसरे नंबर में बोला गया है प्रश्न में कि कोई रेखाखंड ए बी खींचिए। क्या खींचना है बच्चों, ए बी खींचना है और ए और बी के बीच में स्थित कोई बिंदु सी ले लीजिए, ठीक है। तो एक काम कीजिए, आगे आप एक रेखाखंड खींच लो बच्चों। क्या खींच लो, एक रेखाखंड खींचो आगे। तो देखते हैं, हम आगे एक रेखाखंड खींच लेते हैं। सपोज दैट हम मान लीजिए कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दे बच्चों, जितना आप चाहो उतना खींचा जाएगा, क्या दिक्कत है। तो यहां हम एक रेखाखंड खींच लेते हैं, मान लीजिए 8 सेंटीमीटर का, ठीक है बच्चों। 8 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच दिया और एक बिंदु यहाँ पास ले लेंगे, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ से हमने इतना बिंदु ले लिया, तो ये कितना कहलाएगा, ये 4.5, ठीक है। यहाँ पास हमने ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया, यहाँ सी ले लिया बच्चों। तो ये बताइए, यदि हम अलग अलग भी लिखें यहाँ पास कि ए बी बराबर 4.5, ठीक है बच्चों। कितना खींचा था बच्चों, ये बताना जरा, खींचा कितना था आप, ठीक है। 8 खींचा था बच्चों। तो यहाँ कितना बचेगा, पट्टी से नाप लो चाहे घटा लो, 3.5 बचेगा बच्चों। तो यहाँ बी सी बराबर कितना आएगा, बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, 3.5 सेंटीमीटर। इस तरह से अब यहाँ बोला गया है पूरा, आप यदि मान लीजिए बात करें कि AC कितना होगा, पूरा AC कितना खींचा बच्चों आपने, AC खींचा था 8 सेंटीमीटर, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि AB बराबर AC प्लस CB है, ठीक है। कह रहा है इन दोनों की लंबाई मापी, इन दोनों की लंबाई माप करके हमने लिख दिया बच्चों, लिख दिया। फिर कहता है क्या AB बराबर AC प्लस CB है, हमें ऐसा बताना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए हम क्या कर लेते हैं, हमें सिद्ध करना है AB बराबर AC प्लस CB। तो हमें इस तरह से सिद्ध करना है, AB बराबर AC प्लस CB, इसे हमें सिद्ध करना है। तो AB का मान ऐसा करना था बच्चों, देखो यहाँ B नाम दे दो, क्या नाम दे दो, B, यहाँ क्या नाम दे दो बच्चों, C नाम दे दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी लाना था ना, बीच में बिंदु सी लेना था, बीच में बिंदु क्या लेना था बच्चों, सी लेना था। तो इसका नाम ए बी कर दो, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों, समझ जाओगे ना। और बी सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। इस तरह से अब ये बताइए, ए बी का मान तो आपको पता है, ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर है। अब इसका मान निकाल लो बच्चों, ए सी प्लस सी बी, ए सी का मान कितना है 4.5 और सी बी मतलब बी सी वही है बच्चों 3.5, इन दोनों को जोड़ दो। देखिए 5 5 10 के 0 हासिल 1 4 3 7 8, 8.0 आएगा, मतलब 8 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। तो ये देखिए इन दोनों का मान क्या है बच्चों, बराबर। अतः यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी। बात समझ में आया बच्चों, ठीक है ना। इस तरह से हमने ये सिद्ध कर दिया रेखाखंड की सहायता से, हैंस प्रूफ बच्चों। हैंस प्रूफ का मतलब सिद्ध किया, हैंस प्रूफ का मतलब बच्चों सिद्ध किया। देखिए 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर आया कि नहीं आया बच्चों। इस तरह से बच्चों अब कौन सा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पास यदि हिंदी भी थोड़ा बहुत लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, नहीं तो ए बी बराबर ए सी प्लस सी बी आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया, तो इतना सिद्ध कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। देखेंगे चौथा नंबर प्रश्न। चौथा नंबर प्रश्न कहता है बच्चों, एक रेखा पर बिंदु ए बी और सी इस प्रकार लीजिए कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और क्या लिखा हुआ बच्चों, और ए सी बराबर 8 सेंटीमीटर। इनमें से कौन सा बिंदु
अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित है। देखो बच्चों, यहां लिखा है ए बी, तो बी है ना इसमें बच्चों, फिर क्या लिखा है बी सी, तो बी इसमें भी है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब बी बिंदु कहाँ होगा, बीच में होगा। कह रहा है इनमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच स्थित होगा, तो बिंदु बी ए तथा सी के बीच में स्थित होगा। बस इतना लिखना है बच्चों, बात समझ में आ गया? ठीक है, तो लिख दें बच्चों, क्योंकि देखो ए बी, अब बी सी, ए बी वैसे भी समझ लो कि ए सी 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर में दोनों समाएंगे ना, तो मतलब दोनों तो समाएंगे, मतलब इन दोनों में मिलेगा। तो ए बी या बी सी, तो देखो बी बी इन दोनों में है कि नहीं है बच्चों? बात समझ में आई? तो हम यहां कह सकते हैं कि ए और सी के बीच में बिंदु बी रहेगा। आप चाहो तो रेखाखंड भी बना सकते हो बच्चों। चलो देखो बना करके बताते हैं आपको। हाँ, तो कौन सा नंबर क्वेश्चन बच्चों? चौथा नंबर प्रश्न। ठीक है, हमें 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड बोला गया है, और जिनमें से देखिए 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड आ जाएगा इतने में। हाँ बच्चों, आ जाएगा। ठीक है, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड हम बनाते हैं यहाँ पास। ये देखिए, ये 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड ये कर दिए बच्चों, 8 सेंटीमीटर का रेखाखंड बन गया। ठीक है, अब यहां से बोला ए बी 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, यहां 3 सेंटीमीटर बचा ना बच्चों, 1 2 3। ठीक है, अब देखो यहां ए नाम दे दिए, ठीक है, यहां बी नाम दे दो बच्चों, क्योंकि ए बी बराबर बोला है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर बन गया। फिर हमसे बोला है बी सी बराबर, यहां सी नाम दे दो, तो बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर। अब इसको जोड़ेंगे तो पूरा कितना कहला जाएगा बच्चों? पूरा कहला जाएगा 8 सेंटीमीटर, पूरा बच्चों पूरा। समझ में आया? 8 सेंटीमीटर कहला जाएगा। तो बिंदु बी बी बीच में न कहलाया बच्चों, ठीक ना। तो यहां कह रहा था क्वेश्चन में कि कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के बीच में स्थित है, तो यहां लिखेंगे बिंदु बी, बिंदु बी दो बिंदुओं ए तथा सी के बीच में स्थित है, इस तरह से बच्चों। ठीक है, तो ये आपका आंसर कहला गया, आंसर सॉल्व दैट। देखेंगे बच्चों 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है जांच कीजिए कि संलग्न आकृति में डी रेखाखंड एजी का मध्य बिंदु है कि नहीं है। तो डी बिंदु किसका बच्चों? एजी का। क्या आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों? ए जी, ठीक है बच्चों, ये जी दिखाई दे रहा, 7 लिखा हुआ है यहाँ पास। तो यहाँ पास ये बताइए डी कहता है बिंदु डी ए बना हुआ है, और ए से जी के बीच में देखो ये डी बना है। तो जरा ध्यान से देखिए डी से सी में पहुंचा आप, 1 कमरा हो गया, फिर 2 कमरा, फिर 3 कमरा। ए तक पहुंचने में आपको 3 कमरे नकना पड़ेगा, मतलब 3 कमरा जब आप चले जाओगे तब ए से मुलाकात होगी। इस साइड भी जाओ, 1 कमरा, 2 कमरा, 3 कमरा। देखिए 3 कमरा यहाँ भी आप जब जाओगे तब जी से मुलाकात होगी। मतलब ये हो गया कि डी जो है ना, ए जी का क्या कहलाएगा? मध्य बिंदु कहलाएगा बच्चों। बात समझ में आ गई आप लोगों के? हमसे यही तो पूछा है, यही पूछा कि नहीं पूछा है बच्चों? मतलब यहां से हम ऐसा कह सकते हैं कि ए डी बराबर 3 इकाई, और यहां जी डी बराबर 3 इकाई, 3 इकाई है कि नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि ए डी बराबर जी डी। बात समझ में आया? आपस में बराबर है। तो चलिए इसको हम लिख करके बताते हैं बच्चों आपको। तो 5वें नंबर क्वेश्चन में आपको इस तरह से चित्र भी बना हुआ है बच्चों, यहां हम चित्र बना देंगे आपके लिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पास आगे यहां तो 0 लिखा हुआ है, फिर ए 1 2 3 4 5 6 7 तक लिखा है बच्चों। ठीक है, 7 तक कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से ए बी
सी डी ई एफ जी, ये कर दिए बच्चों। ठीक है, अब हमसे जिस चीज के बारे में पूछा है उसके बारे में बताओ। तो देखो बिंदु डी से संबंधित पूछा है बच्चों। तो ये हम यहां से कहना चाहते हैं कि ए डी बराबर कितना रहेगा, ए डी बराबर 3 इकाई, ए डी बराबर 3 इकाई। और यहाँ जी डी बराबर भी, जी डी बराबर 3 इकाई। तो जब दोनों के दोनों 3 इकाई हैं, ए डी 3 इकाई कहलाएगा ना बच्चों, 1 2 3, यहाँ 1 2 3 3 इकाई। तो हम कह सकते हैं कि ए डी बराबर जी डी। समझ में आया, ए डी बराबर जी डी। इसका मतलब ये हुआ अर्थात ए जी का मध्य बिंदु डी है, डी है। इस तरह से बच्चों यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। हाँ तो बच्चों 6वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, बी कहता है बिंदु बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। बात समझ में आई, बिंदु बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है, और सी बिंदु सी मतलब बिंदु सी रेखाखंड बीडी का मध्य बिंदु है, जहां ए बी सी क्या बोलता है बच्चों, ए बी सी और डी एक ही रेखा पर स्थित हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं। तो बताइए कि ए बी बराबर सी डी क्यों, ए बी बराबर सी डी क्यों। तो देखो बच्चों थोड़ा सा यहां पास, यदि मान लीजिए, एक मिनट बच्चों, आपको क्वेश्चन भी दिखाते चले और इसका हल भी बताते चले, तब तो मजा आएगा। तो देख लीजिए, तो हम यहां पास क्या करते हैं बच्चों, देखो कहता आगे एक बात बताइए, कहता है कि ए बी सी डी एक ही रेखा पर स्थित है। 6वां नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने 6वां नंबर डाल दिया, ठीक है ना। अब यहां पास इस तरह से हमने एक रेखाखंड खींच दिया, यहां पास ए, ठीक है, यहाँ बराबर करना है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पास एक बिंदु लिए लेते हैं, और एक बिंदु यहाँ पास लिए लेते हैं, एक बिंदु यहाँ पास ले लेते हैं, और एक बिंदु यहाँ पास। ठीक है बच्चों, ए बी सी डी ये डाल दिए बच्चों, ठीक है ना। और ए आपस में क्या कहा गया है, पढ़ लेते हैं बच्चों, ठीक है ना। कहता है कि बी रेखाखंड एसी का मध्य बिंदु है। देखो बच्चों बी जो है इस एसी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसका मतलब ये, मध्य का मतलब बीचों बीच में होना, मध्य का मतलब क्या होता है बच्चों, बीचों बीच में होना। जब बीचों बीच में है तो सर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, ठीक है। अब कहता है सी बिंदु सी रेखाखंड बी डी का मध्य बिंदु है। कहता है बिंदु सी जो है इस बी सी का, इतना बच्चों सॉरी बी डी का क्या है, मध्य बिंदु है। बिंदु सी इस बी डी का मध्य बिंदु है, इसका मतलब मध्य का मतलब बीचों बीच में होना। तो बी सी बराबर क्या आ जाएगा, सी डी आ जाएगा। तो ये तीनों आपस में क्या आ जाएंगे बच्चों, बराबर आ जाएंगे। तो कहता है क्या ए बी बराबर सी डी होगा, बिल्कुल होगा ए बी बराबर सी डी। लेकिन इसको हम गणितीय रूप में करते हैं। कैसे करते हैं बच्चों, गणितीय रूप में। तो आगे हमें क्या बोला था कि ए सी का मध्य बिंदु, ए सी का मध्य बिंदु क्या बोला गया था बच्चों, मध्य बिंदु बी है, बी है। तो जब ए सी का मध्य बिंदु बी बोला है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, ए बी बराबर बी सी। ए बी बराबर बी सी बोलेंगे बच्चों, क्योंकि मध्य बिंदु बोला है आपने। इसको हम बोल सकते हैं समीकरण फर्स्ट। क्या बोल सकते हैं बच्चों समीकरण फर्स्ट। फिर आपने बोला था कि बी डी का मध्य बिंदु सी है, बी डी का मध्य बिंदु सी है। तो यहां से क्या आ जाएगा, बी सी बराबर, जब बी डी का मध्य बिंदु सी हो जाएगा तो बी सी बराबर सी डी आएगा। तो यहां लिख दो बी सी बराबर सी डी। एक क्या बन गया, समीकरण सेकंड। समझ में आई बात है। तो अब हमसे पूछा क्या रहा था ये बताओ अब तुम, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो ये बताओ क्या हम बी सी की जगह, देखो बच्चों
BC की जगह ABC लिखा है, इस BC की जगह AB लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां बोल दो आप समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से, या कि इसको समीकरण देने की जरूरत नहीं है अब आपको, सीधी बोल दो आप। तो समीकरण 1 से BC का मान रखने पर, BC का क्या कर रहे हैं बच्चों, मान रख रहे हैं, तो रख दो यहां पास समीकरण 1 से BC का मान। तो BC बराबर क्या है, AB है, तो AB बराबर CD रख दिए इस तरह से बच्चों, और हमें यही लाना था, हैंस प्रूफ। ठीक है बच्चों, बन जाएगा, इस तरह से करना है। देखेंगे 7वां नंबर प्रश्न बच्चों। देखिए 7वां नंबर प्रश्न कहता है 5 त्रिभुज खींचिए और उनकी भुजाओं को मापिए। प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है। इसमें से आपको यह भी ज्ञान ले लेना है बच्चों, यदि कोई त्रिभुज हो गया, ये निश्चित बात है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग आप करोगे ना, तो तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है, तभी त्रिभुज की रचना हो सकती है, वरना त्रिभुज की रचना संभव नहीं है बच्चों। त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है बच्चों। ठीक है, नहीं तो त्रिभुज की रचना करना संभव ही नहीं है। तो देख चलिए अब हम बनाते हैं। 5 त्रिभुज बोला है बच्चों, कितने त्रिभुज बोला है, 5 त्रिभुज बोला है बच्चों। ठीक है, कहता है 5 त्रिभुज खींचिए, उनकी भुजाओं को मापिए, प्रत्येक स्थिति में जांच कीजिए कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई की सदैव बड़ा होता है। तो चलिए हम बनाते हैं 5 त्रिभुज बच्चों। तो चलो बच्चों अब यहाँ हम क्या करते हैं, 5 त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, तो 5 त्रिभुज बना लीजिए, बिल्कुल निर्भय जैसे बनाना हो आपको। तो हम यहाँ बनाते हैं 5 त्रिभुज, ऐसे हमने कर दिया। ठीक है, अभी हम कोई माप आप नहीं रहे हैं बच्चों, लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, मापेंगे तो बाद में। ठीक है, तो ऐसे कर दिए, छोटी वाली पटरी दे देते हैं बच्चों थोड़ा सा। तो हाँ बच्चों, तो देखेंगे इस तरह से बच्चों। देखिए एक त्रिभुज बना दिए, दूसरा त्रिभुज बनाते हैं। अब 5 त्रिभुज बनाना है बच्चों, तो ऐसे कर दिए, फिर ऐसा कर दिए बच्चों, ऐसे कर दिए। ठीक है बच्चों, और बना दो, ऐसा कर दिए, ऐसा कर दिए, ये 3 त्रिभुज बन गए बच्चों। और बनाओ, ऐसा बना दिए, ऐसा बना दिए, सॉरी बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ये बना दिए बच्चों। ठीक है, और यदि मान लीजिए ऐसे, ऐसे, और ऐसे। ठीक है बच्चों, इस तरह से 5 त्रिभुज बना दिए बच्चों। अब आपको क्या करना है, इन त्रिभुजों को मापना है। ठीक है बच्चों, इनको क्या करना है, मापना है। तो यदि आप मापते हैं तो मापने के बाद थोड़ा सा आंकड़ा लगा करके बताना है, मतलब आपको इतना कैलकुलेशन नहीं करना है। तो चलिए माप लेते हैं बच्चों। तो ये वाली स्केल से तो आपको तो दिखेगा नहीं बच्चों, एक काम करते हैं बड़ी वाली से ही बताते हैं माप करके। ठीक है, तो ये वाली भुजा कितनी है, देखिए बच्चों आप भी देखते चलिए, ध्यान पूर्वक देखिएगा बच्चों। ए बना हुआ है कुछ 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 2.1 लिख लेते हैं यहाँ पास, 2.1 सेंटीमीटर।
ठीक है बच्चों, 2.1 सेंटीमीटर। इसको मापते हैं। ये बना हुआ है बच्चों, देखिए 3.4 सेंटीमीटर, 3.4 सेंटीमीटर बच्चों। ठीक है, 3.4 लिख दीजिए, 3.4 सेंटीमीटर cm। ठीक है, अब इसको माप लीजिए बच्चों। ये बना हुआ है हमारा 3.6 सेंटीमीटर बच्चों, 3.6। ठीक है बच्चों, 3.6। तो 3.6 लिख देते हैं इसको, 3.6 cm। ठीक है, इसी प्रकार से इसको मापिए बच्चों। ये बना हुआ है 2.4 सेंटीमीटर बच्चों, 2.4 सही है। तो 2.4 लिख लेते हैं यहाँ पास, 2.4 cm। ठीक है बच्चों, अभी इसको मापिए। देखिए बच्चों कितना बना हुआ है ये बना हुआ है, कितना है बच्चों, 2.4 ना बच्चों, नहीं नहीं नहीं, हाँ देखो थोड़ा ध्यान से, 2.4 बच्चों, कितना, 2.4। ठीक है, 2.4 लिख दो बच्चों, 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए भी 2.4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज ही तो बनाए थे हम, 2.4 सेंटीमीटर। अंदाज भी कभी कभार सही लग जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाला कितना बना है बच्चों, ये बना है आपका 1.8 सेंटीमीटर, 1.8। यहाँ लिख देते हैं बच्चों 1.8। ठीक है, और ये कितना बना हुआ बच्चों, फोन में मैसेज भी आ रहे हैं बच्चों, 2.8 सेंटीमीटर, 2.8 सेंटीमीटर। इसको बताओ बच्चों, ये वाला बना हुआ है 2.9, 2.8 बताओ, थोड़ा सा ही ज़्यादा यहाँ साइड बढ़ाई हुई है ना, इसको हम 2.8, 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब इसको बताओ आप, 3 सेंटीमीटर कर दो, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ये कितना है बच्चों, 1 मिनट बच्चों, 2.6 कर दें, 2.6, 2.6। ठीक है बच्चों, और ये वाली भुजा कितनी सेंटीमीटर की है, ये वाली भुजा है 1.7 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर, 7 8 9 10, हाँ 7 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अभी बताइए ये वाली कितनी है बच्चों, 2.67 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा है 2.7, यहाँ लिख देते हैं बच्चों 2.7। ठीक है, और ये वाली बच्चों 2.8 कर दें, 2.8। ठीक है बच्चों, 2.8, 2.8। ठीक है बच्चों, और ये वाली बच्चों 2 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, बस इतना ही रहने दो। ठीक है ना, 2.0 दशमलव लिखा गया, 2.0 कर लो इसको। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा ध्यान से, आपने 5 त्रिभुज बनाया बच्चों, ये 5 त्रिभुज बना लिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है बच्चों, अब तीनों की भुजाओं की माप भी आपने जो है तो
त्रिभुज बनाया, फिर उसको मापा, फिर बाद में देखते इसको, ठीक है। तो अब देखो आगे, ये बताइए कि आप कोई भी दो, चाहे छोटी भुजाएं जोड़ लो बच्चों। देखिए 2.1 जोड़ेंगे, 3.4 जोड़ेंगे तो इससे बड़ा होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों? वैसे ही देख लीजिए ना, ये 2.1 और 3.4 इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूई 5, 5.5 आएगा बच्चों, 5.5 आ जाएगा। और ये 3.6 छोटा पड़ जाएगा, पड़ेगा ना बच्चों? बात समझ में आ रही है? या कि फिर आप इसको ले लो, कोई सी भी दो भुजाएं ले लो बच्चों, 2.1 3.6 इसको जोड़ो बच्चों, इससे बड़ा ही आएगा। यहाँ देखो 2.4 दो भुजाएं जोड़ो, इससे बड़ा ही आएगा। यहाँ पास भी देख लो 2.8 1.8 जोड़ो, इससे बड़ा ही आएगा। या कि इसको जोड़ो या कि इसको जोड़ो, मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा ही होता है। यहाँ पास 3 जोड़ो, 1.7 जोड़ो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ोगे तो इससे बड़ा आएगा। या कि इसको जोड़ लो, इससे बड़ा आएगा। या कि इसको जोड़ लो तो इससे बड़ा हो जाएगा बच्चों। पूछो कैसे? देखिए 6 दूनी 12, 1 4 1 3 हासिल 1 2 1 3 1 4, 4.3 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यहाँ पास देखो इसको जोड़ोगे तो इससे बड़ा आएगा, इसको जोड़ोगे तो इससे बड़ा आएगा, इसको जोड़ोगे तो इससे बड़ा आएगा। सब मिलाकर के बात कहना क्या चाहते हैं कि किसी त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयों का योग तीसरी भुजा की लंबाई से सदैव बड़ा होता है बच्चों, तभी त्रिभुज का निर्माण हो सकता है, वरना त्रिभुज का निर्माण नहीं हो सकता है बच्चों। तो यहां पास हम लिख सकते हैं कि अतः किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का योग, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बच्चों, सदैव बड़ा होता है, इस तरह से बच्चों, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने आपकी प्रश्नावली 5.1 खत्म कर दिया बच्चों। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए बच्चों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद, वंदे मातरम।